देखते हैं कि किस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रैग्स लॉ कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, और इसको ये भी बोलते हैं इवॉल्व कंस्ट्रक्शन इन द रेसिप्रोकल लैटिस। इवॉल्व पीपी इवॉल्व जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं ने एक रेसिप्रोकल लैटिस के सिस्टम में ब्रैग्स लॉ के कंडीशंस को डिफाइन किया था। तो देखिए क्या कहता है, इन डायरेक्ट लैटिस सिस्टम डिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हेन द कंडीशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा इज सेटिस्फाइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट लैटिस में, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो डिफ्रैक्शन हमारा ले रहा था वो तभी सेटिस्फाई हो रहा था जब 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला, ये सेटिस्फाई हो रहा था। दिस कंडीशन कैन ऑल्सो भी सेटिस्फाइड फ्रॉम द रेसिप्रोकल लैटिस। इस कंडीशन को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस के लिए भी सेटिस्फाई करवाएंगे। कंसिडर रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स एज सोन इन फिगर। कोई भी अगर रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस को आप कंसिडर कर लीजिए तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे लैटिस पॉइंट होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होंगे, और वो फिगर 1 में इस तरीके से बनाए गए हैं, यानी कि ये रेसिप्रोकल लैटिस का सारा पॉइंट है। तो देखिए इवॉल्व कंस्ट्रक्शन इन रेसिप्रोकल लैटिस टू ऑब्टेन ब्रैग्स कंडीशन। मान लेते हैं कि हमारा एक ये रेसिप्रोकल लैटिस का अरेंजमेंट है और रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स का ये अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इसी रेसिप्रोकल लैटिस के अरेंजमेंट में हम लोग एक एक्सरे को इंसिडेंट करते हैं जो कि किसी ए पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा बी पॉइंट की ओर, और ये जो इंसिडेंट रे का पाथ है ये स्ट्रेट ओ पॉइंट की तरफ जाएगा, ये सीधा इसी तरह निकल जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट से ये जो रिफ्लेक्ट हुआ बी पॉइंट पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो एच डैश के डैश और एल डैश। यहाँ पे एच डैश के डैश एल डैश इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये देखिए एच के एल तो हम लोग ये डायरेक्ट लैटिस के लिए लेते थे, और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हम लोग जो मिलर इंडिसेस लेंगे, यानी कि जो मिलर इंडिसेस देखिए बेसिकली वो होते हैं, वो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस के डायरेक्शंस को और उसके ओरिएंटेशन को डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा ये एच और के और ये एल लिया जाता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको मिलर इंडिसेस में बताया भी था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलर इंडिसेस का कोई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पहले वो देखिए, फिर उसके बाद ये देखने आइए। तो अगर मान लेते ये बी पॉइंट है तो इस बी पॉइंट का जो रेसिप्रोकल लैटिस का कोऑर्डिनेट है ये एच डैश के डैश एल डैश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि किस तरीके से ब्रैग्स ने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया था, तो चलिए उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं और ये पता करते हैं कि कैसे ब्रैग्स लॉ कैसे इवॉल्व ने ब्रैग्स लॉ को इस रेसिप्रोकल लैटिस में सेटिस्फाई करवाया। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिनके वजह से ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये ब्रैग्स लॉ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए जैसा कि ये जो कंस्ट्रक्शन था ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रैग्स लॉ कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। अ वेक्टर ए ओ ऑफ लेंथ 1 by लैम्डा इज़ ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। यानी कि अगर हम जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, एक्सरे को जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, अगर उसका हम लोग लेंथ मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट से ओ पॉइंट का जो लेंथ है ये 1 by लैम्डा है। ऐसा हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम लोग अपने डायरेक्ट लैटिस के लिए हम लोग मानते थे कि जो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ या डी के बराबर होता है, और जो रेसिप्रोकल लैटिस में बस उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 by d के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में जो लेंथ लिए है वो रेसिप्रोकल लैटिस में लैम्डा की जगह 1 by लैम्डा हो जाएगा। तो उसका अगर लेंथ है 1 by लैम्डा, द पॉइंट ए नीड नॉट बी एट एनी लैटिस पॉइंट एंड पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। अगर हम मान लें कि ये जो यहाँ पे ए से ये ओ पॉइंट पे गया है, मान लीजिए इंसिडेंट रे ये है, ये इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, एक्सरे जो है ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, उसका जो पाथ है वो ओ पॉइंट की तरफ जाएगा। तो ओ को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं और ए को हम लोग देखिए ऐसा नहीं है कि ए जरूरी नहीं है कि एक लैटिस पॉइंट ही हो, वो जरूरी नहीं है कि कोई कुछ भी हो सकता है। अगर ये क्रिस्टल के अंदर जा रहा है तो वो किसी न किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे वो प्लेन के जरिए रिफ्लेक्ट हो चाहे वो पॉइंट के जरिए रिफ्लेक्ट हो, और प्लेन ही पॉइंट को कंटेन करता है। तो ये एक जरूरी नहीं है कि हम वहाँ ले, कहीं भी ले सकते हैं। तो और ओ जो हमारा है वो रेसिप्रोकल लैटिस का अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग को ये पहले स्टेप में करना क्या है कि इंसिडेंट रे का जो लेंथ है उसको डिफाइन करना है। दूसरे स्टेप में देखिए हम लोग क्या करना है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ए ओ इक्वल्स टू 1 by लैम्डा टेकिंग ए एज द सेंटर। दिस सर्कल इज़ नोन एज इवॉल्व सर्कल्स इन 2D स्पेस एंड एज इवॉल्व स्फीयर इन 3D स्पेस। अब इसी जो लेंथ को, ये इंसिडेंट रे की जो लेंथ हमने ली है यहाँ ए से ओ तक, इसी लेंथ को हम लोग रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे
और यहाँ पे जो ए को सेंटर मान के हम लोग रेडियस ड्रॉ किए हैं और सर्कल ड्रॉ किए हैं, उसमें हम लोग इस सर्कल को बोल रहे हैं कि ये एक इवॉल्व सर्कल है। 2D में अगर हम लोग इसको इवॉल्व सर्कल बोलेंगे, और 3D स्पेस में यानी कि 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग इसको इवॉल्व स्फीयर बोलेंगे। लेट द सर्कल इंटरसेक्ट्स सम पॉइंट एच डैश के डैश एल डैश ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस एट बी। देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम लोग अगर जो सर्कल ए को सेंटर मान के जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कम से कम वो एक पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करे। अगर वो पॉइंट बी है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एच डैश के डैश एल डैश होगा, जो कि रेसिप्रोकल लैटिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। हेयर इट इंटरसेक्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये लिखना नहीं है आपको, ये बस खाली मैंने बताया है कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो उस सर्कल पे, रेसिप्रोकल लैटिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो चौथा पॉइंट ये है कि ओ बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर कनेक्टिंग द ओरिजिन ओ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस एंड अ पॉइंट बी एच डैश के डैश एल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। यानी कि जो हमारा जो ओ बी वैक्टर मिला है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स को आपस में एक साथ जोड़ रहा है, ओ और बी पॉइंट को, जिसका कि ओ ओरिजिन है और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एच डैश के डैश एल डैश। तो इस वजह से ये दो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल वैक्टर वो वैक्टर होता है जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ता है डायरेक्ट लैटिस में, उसी तरीके से ट्रांसलेशनल वैक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में भी होगा जो कि दो पॉइंट को जोड़ेगा। यहाँ पे वो है ओ और बी। तो ये ओ और बी हमारा ये कैपिटल जी वेक्टर, जिसको कि हम लोग ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं, ये यहाँ पे दो पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है। वेयर एज इन डायरेक्ट लैटिस अ ट्रांसलेशनल वेक्टर कनेक्ट्स वन लैटिस पॉइंट टू अनदर लैटिस पॉइंट। वही बात है कि कैसे डायरेक्ट लैटिस में एक ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या करता है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है, इसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस में भी करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ई ऑफ ओ बी, दस ए ई रिप्रेजेंट द एच के एल प्लेन ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। अगर हम मान लें कि इस ए पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस ओ बी पे, जो कि इंटरसेक्ट करेगा ई पे, तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है ये बेसिकली हमारा एच के एल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और एच के एल वो प्लेन होता है जो कि डायरेक्ट लैटिस में आपका एक प्लेन होता है। मतलब डायरेक्ट लैटिस में जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोग लिए हैं। जो डायरेक्ट लैटिस से हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस को बना रहे थे, उस समय जो जिस प्लेन से वो नॉर्मल जा रहा था, होके गुजर रहा था, वही प्लेन तो आपका डायरेक्ट लैटिस का ही प्लेन था, और उसी का जो प्लेन का जो मिलर इंडिसेस था वो एच के एल प्लेन था। तो इसीलिए वो हमेशा ये जो परपेंडिकुलर लिया गया है ये बेसिकली नॉर्मली है, जो कि वो होके गुजर रहा है आपका, ये नॉर्मली है जो आपका एच के एल प्लेन से होके गुजर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एच के एल प्लेन, यानी कि ये वही प्लेन है जिससे होके आपका रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को बनेगा। अब देखिए क्या है कि इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इट मीन्स प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस इज़ परपेंडिकुलर टू लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि वही बात है जो मैंने अभी बताया कि जो प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस है वो परपेंडिकुलर होता है रेसिप्रोकल लैटिस के, क्योंकि उसी से नॉर्मल इंटरसेक्ट करके, यानी कि नॉर्मल देखिए बेसिकली वो लाइन होता है जो कि किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलरली होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परपेंडिकुलर ही बेसिकली वो लाइन होता है जो कि किसी दो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और नॉर्मल वो लाइन होता है कि वो बेसिकली परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ 90 डिग्री होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। उसका ये मतलब होता है वो कुछ भी कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो दो पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा तो वो परपेंडिकुलर, नॉर्मल उस समय परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये जी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि जो ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ये जो जी वेक्टर है दो पॉइंट्स के एक साथ जोड़ रहा है, तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1/d(h_k_l) होता है। ये हम लोग देख चुके थे। और ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स के, दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1/d(h_k_l) ही होता है, वेयर d(h_k_l) इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन h_k_l प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस। जहाँ पर d(h_k_l) हम लोग जानते हैं कि दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहलाता है उसमें, डायरेक्ट लैटिस में। तो 1/d(h_k_l) हो जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, और ये देखते हैं कि देखिए जो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ये जी वेक्टर लिया था, ये इसका जो लेंथ है ये 1/d(h_k_l) है, यानी कि दो वेक्टर के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है रेसिप्रोकल लैटिस में ये 1/d(h_k_l) है। तो इसको इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं स्टार। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि देखिए फ्रॉम स्टार वी कैन ऑल्सो राइट फॉर सिंप्लिसिटी ओ बी इक्वल्स टू, ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू जी वैक्टर इक्वल्स टू 1/d। देखिए हम लोग यहाँ पे h_k_l को हटा दिए हैं, यहाँ पे जो नीचे h_k_l लिखा था उसको हटा दिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, अपने
मतलब कि अपने ईजियर के लिए हम लोग क्या किए कि 1/d लिख दिए सिंपली, क्योंकि बेसिकली वही लेंथ ही है एक बराबर, और ये ओ बी के बराबर है। ओ बी वही जो जी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये जो यहाँ पे जी वेक्टर के अगल बगल जो दो लाइन खींचा हुआ है वो उसका बताएगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ये का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का मात्रा कितना है, और इसी वो वेक्टर जी वेक्टर को हम लोग ओ बी ही वेक्टर जो है उसको हम लोग जी से बोल रहे हैं, क्योंकि यही एक वेक्टर है, ट्रांसलेशन बन रहा है, दो पॉइंट को डिफाइन कर रहा है एक साथ। तो ये 1/d के बराबर हो जाएगा। अब उस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम ओ ए ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए ई वी हैव, अगर हम लोग उस फिगर में देखेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ओ ए ई, उसमें हम लोग जब साइन थीटा लगाएंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है। तो देखिए इस ट्रायंगल ओ ए और ई, इस ट्रायंगल ओ ए ई में हम लोग एक साइन थीटा लगाएंगे, तो यहाँ देखिए साइन थीटा जो ये आएगा, इस साइन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा ओ ई, और ये अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू ओ ई अपॉन ए ओ, और ए ओ की वैल्यू है 1/λ। तो देखिए हम लोग इसको रखेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू ओ ई अपॉन ए ओ, विच इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ओ ई अपॉन 1/λ। यहाँ से ओ ई की वैल्यू हो जाएगी 1/λ इंटू साइन थीटा। सो ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटू ओ ई। अब जैसा कि हम लोग फिगर में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो ओ ई लेंथ है वो उसका अगर हम लोग डबल कर देंगे तो हमें ओ बी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है इस फिगर में देखते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे जो ये ओ बी लेंथ है ये ओ ई का डबल है, यानी कि दो बार, एक ओ ई ये है, एक ओ ई ये है। अगर इसका हम लोग डबल कर देंगे तो ये हमें ओ बी लेंथ मिल जाएगा, जो कि हम लोग माने थे कि इसका जो डिस्टेंस होगा ये 1/d के बराबर होगा। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो इस ओ बी का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे कि ये जो ओ बी डिस्टेंस होगा ये 1/d के बराबर होगा रेसिप्रोकल लैटिस में, इसको इक्वेशन 1 माने थे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली ये 1/d, तो हमें पता है कि ये दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, लेकिन यहाँ पे ओ बी नहीं पता है। तो ओ बी को हम लोग यहाँ पे ओ बी को क्या है, ओ बी को फाइंड आउट करेंगे, ओ बी को निकालेंगे, ताकि हम लोग इसको इस वैल्यू के इक्वेट कर दें और हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जो कि ब्रैक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंपली इस 1 में हम लोगों को ओ बी को ढूंढना है। तो क्या इसीलिए हम लोगों ने साइन थीटा को अप्लाई किया ताकि हमें एक ओ ई मिल जाए, क्योंकि ओ ई का एक रिलेशन है ओ बी के साथ जो कि डबल है ओ ई। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ई, और ओ ई हम लोग साइन थीटा वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल ए ओ ए ई वाले ट्रायंगल में हम लोग ने यूज़ करके निकाल लिया था ओ ई का वैल्यू। तो यहाँ से ये ओ ई हो जाएगा 2 इंटू 1/λ इंटू साइन थीटा। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 2। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों एक बराबर होगा। कंपेयर कर लेंगे तो 1 2 को हमें मिलेगा क्या कि 1/d इक्वल्स टू 2/λ साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2d साइन थीटा इंटू 1λ। यहाँ पे हम लोग 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1.λ करके दिखाएंगे ताकि ये पता चले कि हम लोगों ने ये nλ के लिए इसको कैसे बताना है। तो इसलिए देखिए विच इज़ द ब्रैग्स कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पे ये 1 जो यहाँ पे आया है, हम लोग यहाँ 1 इसको शो इसलिए करें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन को बताएगा। इसी तरीके से nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन को बताने के लिए यहाँ पे nλ हो जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल्स टू nλ, वेयर ए बी इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड ए ओ इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे थी और जो हमारी ए बी थी वो डिफ्रैक्टेड रे थी, यानी कि जो डिफ्रैक्ट हो जा रही थी उस पॉइंट से। तो चलिए ये देखिए जो कंडीशन हमें मिल गया है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू nλ। अब ये जो कंडीशन मिला यहाँ से ये प्रूफ करता है कि रेसिप्रोकल लैटिस में भी ब्रैग्स कंडीशंस को सेटिस्फाई हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर ये सिंपल सी बात तो ये है कि देखिए जिस प्रकार से हमें रेसिप्रोकल लैटिस का सिस्टम अरेंजमेंट मिल रहा था उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वो भी मिल रहा था हमें डायरेक्ट लैटिस का सिस्टम। तो दोनों ही सिस्टम एक ही जैसे थे, और बाकी दोनों में अगर सिस्टम एक ही जैसे हैं तो दोनों में ब्रैग्स कंडीशन तो फॉलो करना ही करना है, और वो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये अंडरस्टूड एज वेल एज पहले से ही था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रैग्स लॉ कंडीशन हम लोगों को मिला है ये क्या कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्रैग्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन। यानी कि इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने रेसिप्रोकल लैटिस में जो कंस्ट्रक्शन किया था इवॉल्व्ड द्वारा, जो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ब्रैग्स लॉ कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, उसी को अब हम लोग देखेंगे कि ब्रैग्स लॉ को हम उसी कंस्ट्रक्शन के जरिए कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट ऑल द वेक्टर्स ड्रॉन
इन फिगर 2 आर मैग्नीफाइड बाय मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि जितने भी वैक्टर्स होंगे उन इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था उसमें सारे वैक्टर को अगर हम लोग मैग्नीफाइड कर दें 2 पाई टाइम्स, तो यानी कि वो सब 2 पाई टाइम्स बड़े हो जाएंगे, उनका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ए पॉइंट था वो ए डैश हो जाएगा, और ओ पॉइंट था वो ओ डैश हो जाएगा, और बी पॉइंट था वो बी डैश हो जाएगा, और जो वैक्टर्स होंगे वो भी बड़े हो जाएंगे 2 पाई टाइम्स। तो यानी कि ए डैश ओ डैश वैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई/λ, जो कि पहले था ए ओ वैक्टर जिसका लेंथ था 1/λ। इसी तरीके से ये वाला वैक्टर भी बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी वैक्टर बड़ा हो जाएगा। अब जो ए ओ वैक्टर था वो था 1/λ। अब हम उसको अगर 2 पाई टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दें यानी कि बड़ा कर दें तो ये हो जाएगा 1/λ इंटू 2 पाई, जो कि हो जाएगा 2 पाई/λ। इसको बोलते हैं हम लोग के वैक्टर। के वैक्टर वो वैक्टर होता है जिसको प्रोपोगेशन वैक्टर भी कहा जाता है, और प्रोपोगेशन वैक्टर का मतलब ये होता है कि एक लाइन में आगे बढ़ना, तो प्रोपोगेट करना, इसका मतलब ये होता है। और ये 2 पाई टाइम्स लेंथ को आगे बढ़ाएगा, जो कि जिस वेवलेंथ से वो चलेगा उसका वेवलेंथ लैम्डा रहेगा। तो ये 2 पाई/λ के वेक्टर के बराबर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे ये लेट करने की बात नहीं है, ये तो हम लोग जानते ही है कि इसमें जो हम लोग मैग्नीफाइड कर दिए 2 पाई टाइम्स, तो ये जो वेक्टर ए डैश ओ डैश वैक्टर होगा ये पिछले वाले वेक्टर से यानी कि ए ओ वैक्टर से बड़ा ही होगा। और ए डैश ओ डैश वैक्टर को जो कि के वैक्टर है उसको हम लोग इंसिडेंट वेव वैक्टर भी बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही वैक्टर जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, और ये इसका जो क्वांटिटी है, जो इसका लेंथ है वो 2 पाई/λ है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी 2 पाई/λ ही लिखेंगे हम लोग। ए डैश बी डैश वैक्टर जो डिफ्रैक्टेड वेव वैक्टर है, यानी कि जो ए पॉइंट से इंसिडेंट होकर डिफ्रैक्ट हो जा रहा है, वो ए डैश बी डैश वैक्टर है, जिसको कि हम लोग के डैश वैक्टर से बोलेंगे। और ये के डैश वैक्टर बेसिकली 2 पाई/λ के बराबर ही होगा, क्योंकि वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है बी डैश पॉइंट, और बी डैश पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो ए डैश ओ डैश वैक्टर था उसका जो रेडियस है वो एक रेडियस की तरह सर्कल का काम कर रहा है 2 पाई/λ, और इसी तरीके से ये जो ए डैश बी डैश है ये भी एक सर्कल की रेडियस की तरह ही काम करेगा। तो ये इस वजह से के डैश वैक्टर और के वैक्टर दोनों ही आपस में एक बराबर होंगे, जो कि के प्राइम वैक्टर और के डैश वैक्टर दोनों आपस में बराबर होंगे। के प्राइम वैक्टर इसलिए क्योंकि के मेन वैक्टर हो गया, प्राइम वैक्टर यानी कि मेन वैक्टर जिसके थ्रू हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं के डैश वैक्टर को। एक्चुअल वैक्टर भी बोल सकते हैं, मेन वैक्टर भी बोल सकते हैं। अब इस क्या करेंगे हम लोग कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, ए डैश ओ डैश वैक्टर प्लस ओ डैश बी डैश वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश वैक्टर, यानी कि ए डैश ओ डैश वैक्टर यहाँ से चलेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ पे ओ डैश बी डैश वैक्टर की तरफ, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन से जो हम यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे चल रहे हैं वो होगा ए डैश बी डैश वैक्टर। तो ये दोनों का सम इस अपोजिट वैक्टर के सम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से ये वेक्टर हो जाएगा के वेक्टर प्लस जी वेक्टर, यानी कि ये ओ और ये जो यहाँ पे ओ डैश और यहाँ पे बी डैश है, ये दोनों बेसिकली एक लैटिस पॉइंट है, और दो लैटिस पॉइंट को आपस में कनेक्ट करने वाले वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा के डैश वेक्टर से। अब हम लोग जानते हैं कि के डैश वेक्टर और के वेक्टर दोनों ही सर्कल की रेडियस ही है, तो दोनों ही सर्कल की रेडियस है, तो इसका मतलब दोनों का लेंथ एक ही होगा, इसलिए हम दोनों को किसी भी एक फॉर्म में दोनों को एक जैसा ही लिख सकते हैं, यानी कि के डैश को के वेक्टर लिख सकते हैं और के डैश वेक्टर को हम लोग के वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो किसी को आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम रेडियस के सर्कल है, इसलिए हम लोग के वेक्टर को के डैश वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, के डैश वेक्टर को हम लोग के वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा के वेक्टर इक्वल्स टू के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। अब हम इन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर देखिए बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एक वेक्टर फॉर्म में एक रिजल्ट मिले, तो इसलिए हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पे ये के वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और ये के वेक्टर प्लस जी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी के स्क्वायर के टाइप से खुलेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मिल जाएगा हमें के वेक्टर का होल स्क्वायर और के वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस जी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मिलेगा ये 2 के वेक्टर जी वेक्टर। अब ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ से के वेक्टर का होल स्क्वायर के वेक्टर का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस 2 के वेक्टर जी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये आपका ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ब्रिलियन जोन्स। दोस्तों ये मैथमेटिक्स के जैसे ब्रिलियन नंबर का तरीके का एक नाम लग रहा है, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, इसी तरह ये ब्रिलियन जोन्स है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वो ऐसे वो मैथमेटिक्स से उसको इंटर रिलेट मत करिए क्योंकि वो अलग चीज़ है, वैसे नाम में खाली ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ब्रिलियन जोन्स इट इज़ डिफाइंड एज द प्रिमिटिव सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिमिटिव सेल वो सेल होता है जिसमें कि सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे रहते हैं और उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे जब रेसिप्रोकल लैटिस में, तो वो ब्रिलियन जोन्स के अंडर में आएगा, ब्रिलियन जोन्स की कैटेगरी में आएगा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स ऑफ अ 2D लैटिस, या फिर हम लोग देखते हैं डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिलियन जोन्स फॉर अ लीनियर लैटिस, या फिर हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस द रेंज ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स इन टर्म्स ऑफ द लैटिस कांस्टेंट है। यानी कि इन तीनों का मतलब है कि अगर तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट दिया हो तो आपको तीनों का जो आंसर है वो एक ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स को
टू डायमेंशनल में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसिडर अ बिलियन जोन्स फॉर अ सिंपल स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड ए। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर फॉर दिस लैटिस आर। यानी कि अगर हम लोग एक वेक्टर को एक सिंपल स्क्वायर लैटिस को कंसिडर करें जिसका कि साइड अगर ए है, यहाँ बेसिकली हम लोग एक स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं लैटिस के फॉर्म में। जो लैटिस हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं जिसका कि साइड ए है। तो अगर ये साइड ए है तो इसका ये वाला भी साइड होगा और सब साइड ए होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलाउंग जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर ये ए आई कैप हो जाएगा और बी वेक्टर हो जाएगा ए जे कैप हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का सब साइड बराबर है तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों का जो लेंथ होगा हम लोग बी वेक्टर को भी लिख देंगे ए जे कैप वेक्टर। तो इस तरीके से द करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस ट्रांसलेशनल वेक्टर आर। तो इस तरीके से जो वेक्टर का यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा, जो इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए स्टार वेक्टर इक्वल्स टू 2 पाई ए आई कैप और बी स्टार वेक्टर हो जाएगा 2 पाई ए जे कैप। देखिए ये दोनों बेसिकली ट्रांसलेशनल वेक्टर है जो कि आपका रेसिप्रोकल लैटिस में डिफाइन किए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो 2 पाई लिया गया है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है कि जो वेक्टर है यानी हमारा जो ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल वेक्टर है वो बेसिकली कितने टाइम्स आपका जो मेन वेक्टर है उसके डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर के किस तरीके से उसके बराबर है। यानी कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशनल वेक्टर अगर किसी लैटिस के लिए डायरेक्ट लैटिस है यानी कि कोई में नॉर्मल लैटिस है उसके लिए जो हमारा वेक्टर है वो है ए आई कैप। तो इसी तरीके से जो वो होगा क्या कहते हैं जो रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर होगा उसका जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो 2 पाई टाइम्स हो जाएगा। हम लोग 2 पाई टाइम्स जनरल में लेते हैं, इसी तरीके से लिया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी इन 2D इज़ गिवन एस। हम लोग जानते हैं कि 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है वो हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं जिसको कि लिखते हैं एच ए स्टार ए वेक्टर और के बी स्टार वेक्टर। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं वेयर एच एंड के आर इंटीजर्स, जो कि हम लोग जानते हैं कि एच के इंटीजर्स है जो कि हम लोग मिलर इंडिसेस में देख चुके हैं। और मिलर इंडिसेस क्या होता है ये आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यूजिंग 1 इन 2 वी गेट। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग ये इक्वेशन 1 को जो हम लोग ये माने हैं ए स्टार और बी स्टार जो वेक्टर्स हैं इन दोनों रेसिप्रोकल वेक्टर्स को अगर हम लोग इसमें ये सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए बेसिकली हमें ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर मिलेगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल जी इक्वल्स टू एच 2 पाई ए आई कैप प्लस के 2 पाई ए जे कैप, जिसको कि हम लोग 2 पाई ए कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। तो 2 पाई ए एच आई कैप प्लस के जे कैप ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों द वेव वेक्टर के फॉर एक्सरे इज़ गिवन बाई दिस। तो देखिए एक्सरे के लिए जो वेव वेक्टर दिया जाता है वो दिया जाता है के वेक्टर से। जानते ही हम लोग कि वेव वेक्टर को हम लोग के वेक्टर से डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो जितना ये बड़ा होगा वो के एक्स बड़ा होगा, इसलिए के एक्स आई कैप। और ये हो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ जितना बड़ा होगा वो के वाई टाइम्स बड़ा होगा, तो ये के वाई जे कैप हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 4। द ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस इज़ गिवन बाई। अब हम लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने दिया था रेसिप्रोकल लैटिस में। तो ये देखिए 2 के कैप इंटू 2 के वेक्टर इंटू जे वेक्टर प्लस जी स्क्वायर वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग 2 के वेक्टर इंटू जी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जी स्क्वायर वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 के वेक्टर इंटू जी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जी वेक्टर इंटू जी वेक्टर, यानी कि जी स्क्वायर वेक्टर को हम लोग जी वेक्टर इंटू जी वेक्टर करके लिख दिए। इस इक्वेशन को मान लीजिए 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने जी वेक्टर पहले निकाला था जो 2 पाई बाई ए और एच आई कैप प्लस के जे कैप के फॉर्म में जो हम लोगों ने निकाला था, यानी कि जो हम लोगों का थर्ड इक्वेशन था वो था जी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ए एच आई कैप प्लस के जे कैप। ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन था इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग इस फिफ्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे, जहाँ से हम लोग के की वैल्यू और जी की वैल्यू दोनों को हम लोगों को इस वेक्टर यानी कि ब्रैग्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम लोग को रख देना है। बेसिकली हम लोग यहाँ से जी वेक्टर और के वेक्टर इसलिए निकाल लेते ताकि हम लोग इस वेक्टर फॉर्म में हम लोग के और जी की वैल्यू की वेक्टर को पुट कर दे। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा 2 के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप इंटू 2 पाई बाई ए एच आई कैप प्लस के जे कैप इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाई ए एच आई कैप
प्लस के जे कैप इंटू सेम वही रहेगा 2 पाई/a h i कैप प्लस के जे कैप। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखिए यहाँ मिलेगा 4 पाई/a h के एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू -4 पाई² अपॉन a² h² प्लस k²। तो यहाँ से ये हो जाएगा एच के एक्स प्लस स्मॉल के कैपिटल के वाई इक्वल्स टू -पाई/a h² प्लस k²। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वो एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के एक्स एंड के वाई प्लेन में, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ कंसिडर करिए तो वो उस प्लेन में आपका एक्स वाई एक्सिस में एक साथ ही मतलब एक स्ट्रेट लाइन को, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कैसे, तो इक्वेशन 6 जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू -c। अब यहाँ पे अगर -c को इधर ले लेते तो हम लोग बोलते थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये h जो कि नंबर है इंटीजर, ये k भी इंटीजर है और यहाँ पे a भी डिस्टेंस है इंटीजर नंबर है और ये पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू पूरी है ये राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट की तरह काम करेगी। और इसी तरीके से जो h है और ये स्मॉल k है स्मॉल h है, ये दोनों भी एक नंबर है। यहाँ x की जगह kx है जो कि वेरिएबल है, वेव वेक्टर है, और जो y है ये भी एक वेरिएबल है जो कि ky है, वेव वेक्टर का एक y एक्सिस की तरफ वेव वेक्टर है। तो ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म करेगा, इसलिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू -c के फॉर्म में ये जो इक्वेशन 6 है वो आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग, देखिए जैसे भी हम लोग के पास कोई भी स्ट्रेट लाइन मिलता है तो अगर हमें उसको किसी एक्स वाई एक्सिस पे डिफाइन करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि x 0 करते हैं तो हमें y मिलता है, y 0 करते हैं तो x मिलता है। इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से इस इक्वेशन 6 को, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक बार x को वेरिएबल को 0 करेंगे और एक बार y के वेरिएबल को 0 करेंगे, यानी कि एक बार kx को 0 करेंगे फिर एक बार ky को 0 करेंगे इसको। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जो कि हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक पॉइंट देगा। और इसी तरीके से हम एक बार उसको क्या करेंगे, एक वैल्यू रखेंगे जो कि एक्स वाई पॉइंट निकालेंगे, सिंपली उसको हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे पुट करेंगे और हमें एक तरीके का एक जोन मिलेगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में एक फॉर्म मिलेगा जो कि उसका एक रेंज बताएगा कि ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव, जो हमारा इक्वेशन 6 था वो था एच के एक्स प्लस स्मॉल के वाई इक्वल्स टू -पाई/a h² प्लस k²। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये फिगर बनाने से पहले आप पहले ये देखिए कि लेट h इक्वल्स टू 0 और तो हमें क्या मिलेगा k इक्वल्स टू +1। अगर हम मान लें कि h 0 है स्मॉल h तो हमें अगर स्मॉल h इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं और स्मॉल k इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं तो इस केस में हमें जो ky मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा -पाई/a। जब आप इसमें वैल्यू पुट करके रखेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि देखिए जब h 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और k +1 ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -पाई/a ही बचेगा। और यहाँ पे h अगर 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और ये यहाँ पे k जो स्मॉल k है ये 1 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो ky की वैल्यू आ जाएगी वो -पाई/a हो जाएगी। इसी तरीके से जब h आपका 0 हो और k इक्वल्स टू -1 हो तो ky आपको फिर मिलेगा +पाई/a। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको देखिए ये y एक्सिस पे आपको मिल रहा है वैल्यू, ये ky की वैल्यू है ये y एक्सिस पे दोनों मिल रही है। अब इस तरीके से स्मॉल k जब 0 होगा और स्मॉल h जब 1 होगा तो आपको kx एक्सिस पे एक वैल्यू मिल जाएगी -पाई/a। इसी तरीके से x एक्सिस पे एक वैल्यू पाई/a मिलेगी जब स्मॉल k इक्वल्स टू 0 होगा और स्मॉल h इक्वल्स टू -1। देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक बार h को 0 रख रहे हैं, एक बार k को +1 रख रहे हैं, एक बार फिर h को 0 रख रहे हैं, एक बार फिर k को -1 रख रहे हैं। यानी कि दोनों ही केस में देख रहे हैं कि h को 0, y के लिए हम लोग दोनों ही केस में h को 0 रख रहे हैं और k को +1 रख रहे हैं, एक बार फिर -1 रख रहे हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों बारी k को 0 रख रहे हैं और h को एक बार +1 रख रहे हैं, एक बार -1 रख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू मिलेगी, एक वाई एक्सिस पे मिलेगी। द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सेट ऑफ 4 लाइंस। तो ये देखिए जो हमें ये एक के एक्स इक्वल्स टू -पाई/a मिलेगी, ये एक आपको एक लाइन देगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 देते हैं, लिखते हैं x प्लस वाई अगर हम लोग इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पे y 0 है तो x इक्वल्स टू 0 एक लाइन मिलेगी जो कि y एक्सिस होती है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 एक y एक्सिस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि
एक्स जीरो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे ही तो जीरो है। जब वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स उस समय जीरो रख सकते हैं, जब वाई का वैल्यू 2 है तब भी एक्स जीरो रख सकते हैं, तो इसलिए हमें वाई एक्सिस ही मिलेगा। इसी तरीके से ये सारे चारों एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये के एक्स है, ये माइनस के एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। और एक स्क्वायर बना लीजिएगा पहले आप, फिर उसके बाद इस स्क्वायर के आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स एक्सिस पे एक बार नेगेटिव साइड में माइनस पाई बाई ए लिख देना है, और वाई एक्सिस पे आपको भी एक ऊपर वाले साइड में पाई बाई ए लिख देना है, नीचे वाले साइड में माइनस पाई बाई ए लिख देना है। यानी कि बेसिकली आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसका कि लेंथ आपका जो साइड का लेंथ हो वो आपका पाई बाई ए होना चाहिए। नेगेटिव साइड में लिख रहे हैं तो उसको माइनस के साथ लिख दीजिएगा, पॉजिटिव साइड में लिख रहे हैं तो उसको प्लस पाई बाई ए के साथ लिख दीजिएगा, और उसका एक तरीके का स्क्वायर बना दीजिएगा। और स्क्वायर बनाने के बाद ये जो स्क्वायर से स्क्वायर का जो चारों साइड है उसको लेंथ को उसके लेंथ को और बढ़ा दीजिएगा चारों साइड, ताकि आपको लगे कि ये लगे कि एग्जामिनर को कि आपने ये चारों लाइन ड्रॉ किया है। तो एक लाइन स्क्वायर एक स्क्वायर के साइड से एक ये लाइन जाएगा, एक स्क्वायर के साइड से एक ये लाइन जाएगा, एक स्क्वायर के साइड से एक ये लाइन जाएगा, एक स्क्वायर के साइड से एक ये लाइन जाएगा, 4 लाइन जाएगा तो 4 इक्वेशन मिलेगा। आप देखिए कि ये वाला जो लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस पे जा रहा है इस तरीके से, तो ये के एक्स इक्वल टू पाई बाई ये होगा। यहाँ पे देखिए जीरो से यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे तो इधर की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस वाला लाइन हो जाएगा, और इधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो के एक्स इक्वल टू पाई बाई होगा। इसी तरह माइनस एक्स एक्सिस के लिए लिख दीजिएगा, और इसी तरह प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के लिए भी लिख दीजिएगा। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सेट ऑफ 4 लाइन्स, यानी कि ये चारों लाइन से के आपस में इंटरसेक्ट करने की वजह से एक जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है, यानी कि जो रीजन हमें एक क्लोज्ड रीजन मिल रहा है वो बताएगा पहला ब्रिलियंट जोन को। इस तरीके से हम लोग ये जो जोन है इस जोन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, जो कि रेसिप्रोकल लैटिस में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये था आपका ब्रिलियंट जोन्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे होंगे यहाँ पे लैटिस पॉइंट जिस तरीके से अरेंज होना होगा उस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, डिपेंड करेगा कि उसका वॉल्यूम कैसा है। यहाँ प्रिमिटिव है तो बेसिकली प्रिमिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि जो लैटिस पॉइंट होंगे वो इस समय यहाँ चारों कॉर्नर्स पे होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना अगला टॉपिक।